हाँ जी, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। हाँ सिद्धार्थ, हम कहाँ तक पहुंच गए थे बेटा कल की क्लास में? चलिए, कहाँ तक पहुंच गए थे बेटा हम लोग? बोलिए, अपन कहाँ तक पहुंच गए थे? शायद वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल लिक्विड, हमें ये करना था। चलिए, तो कोई बात नहीं, आप एब्सेंट थे तो रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना। केस सेकंड हमें स्टार्ट करना था। हम केस सेकंड की बात कर लेते हैं। ये लीजिए केस सेकंड। और अब आज इस टॉपिक को पूरा घंटे, सवा घंटे, 1.5 घंटे में हमें बाइंड अप करना है, तो आप उसको देखिएगा। केस सेकंड क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्यूट। देखिए, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्यूट। आइए हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्यूट। लुक, फर्स्ट ऑफ ऑल कि मेरे पास में एक कंटेनर है और इस कंटेनर में मेरे पास में जर्नली इस तरीके से ये कोई लिक्विड है। बड़ा अच्छे से आप इसको समझते हुए आगे बढ़ेंगे। यहीं से ही आज हम नॉन आइडियल, आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में थोड़ा सा समझेंगे और राउल्ट साहब का जो रोल है उसको हम पूरा क्लियर करेंगे। ठीक है? मैं ये कह रहा हूं कि ये मेरे पास में कोई सॉल्वेंट है। डन। अब इस सॉल्वेंट बी को मैं बी कह रहा हूं और इसी के अंदर मैं कोई सॉल्यूट डाल रहा हूं। डन। और सॉल्यूट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं ए से। दोनों की मिक्सिंग से मेरे पास में इस तरीके से सॉल्यूशन बना है। ये सॉल्यूशन में अब आप देख सकते हो कि ये सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है। एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर मैं पी नॉट बी ले लेता हूं जब ये प्योर है। इसी तरीके से कोई मेरे पास में सॉल्यूट जो मैंने डाला है और मैं ये कहता हूं कि सॉल्यूट एट द टाइम भी मैं लिक्विड ले रहा हूं, क्योंकि हमने लिखा है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्यूट, तो वोलेटाइल सॉल्यूट भी मैं लिक्विड ले रहा हूं। अगर ये मेरे पास में प्योर है, जैसे कल मैंने लास्ट की क्लास में आपको डायग्राम समझा दिया था कि अगर मेरे पास में सॉल्यूट
एक अलग कंटेनर में है और वो भी मैं ये कह रहा हूं कि प्योर है। आ रही है बात समझ में? तो मैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के नेचर को फिर से आपसे बात करूंगा कि मैं ये कह रहा हूं कि इसका प्योर वेपर प्रेशर P0A है। आइए सबसे पहले मैंने जो एक कंटेनर तैयार किया है और इस कंटेनर के अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट बोथ आर लिक्विड को अगर मैं मिक्स कर रहा हूं तो पहले थोड़ा सा इनके बारे में मैं जान लेता हूं कि जो सॉल्वेंट है, इस सॉल्वेंट के मान लीजिए कि मोल्स मैंने ले लिए एम, एनबी, तो WB/MB होगा। मान लीजिए कि इसका मोल फ्रैक्शन मैंने ले लिया NB/Na+NB होगा। इसी तरीके से यहां पर मैं बात करता हूं तो Na=WA/Ma, और इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं XA तो यू नो वेरी वेल Na/Na+NB। ये लीजिए, तो मैं अब आपसे इनके एक एक फिजिकल डाटा के बारे में डिस्कशन करूं कि मेरे पास में ये भी लिक्विड है और ये भी मेरे पास में लिक्विड फेज में अवेलेबल है। डन। तो इधर देखिए, सबसे पहले मैं आपसे ये चीज डिस्कस कर लूं कि इनका फिजिकल स्टेट क्या क्या है। डन। तो सबसे पहले मैं यहां लिख रहा हूं नेचर, यहां लिख रहा हूं सॉल्यूट और यहां लिख रहा हूं सॉल्वेंट। क्लियर है? नेचर की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो देखिए पहला पॉइंट जो है, सॉल्यूट कैसा है? लिक्विड। सॉल्वेंट कैसा है? लिक्विड। और बोथ क्या है? वोलेटाइल। ये भी वोलेटाइल है और लिक्विड भी वोलेटाइल है। डन। ये पहला हमने पढ़ लिया नेचर। दूसरा हम बात करते हैं फिजिकल स्टेट। दूसरी हम बात कर रहे हैं क्या बेटा? फिजिकल स्टेट। और फिजिकल स्टेट सेम चीज आपको दिख रहा है, ये भी लिक्विड है और ये भी लिक्विड है। क्लियर है? तीसरी बात मैं कर रहा हूं वेपर प्रेशर की। तो ये मेरे पास में P0A है और ये मेरे पास में P0B है। व्हेन बोथ आर इन प्योर कंडीशंस, जब ये दोनों ही प्योर कंडीशंस में है तो मेरे पास में ये P0A है और ये P0B है। मैं बात कर लेता हूं इनके मोल्स की, जैसा कि मैंने आपको रिप्रेजेंट कर दिया है। तो ये Na और ये NB। आइए मैं बात करता हूं इनके मोल फ्रैक्शन की। तो नो डाउट इसका मोल फ्रैक्शन XA और इसका XB। इफ यू नो वेरी वेल कि XA plus XB will equal to 1, so XA is equal to 1 minus XB and also XB is equal to 1 minus XA। ये आपको पहले से ही नॉलेज में है। अब मैं इस पूरे कंटेनर के ऊपर इस तरह की प्रॉपर वे में स्टडी स्टार्ट करता हूं कि ये मेरे पास में है क्या। एक कंटेनर के अंदर मैंने कोई दो वोलेटाइल सॉल्यूट लिए हैं और उनके ऊपर मैं प्रॉपर आपके लिए केस स्टडी कर रहा हूं। डन है? आई अब मैं आपको इन दोनों के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देता हूं और समझाता हूं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। लीजिए कि मेरे पास में पहला ये कंटेनर है और दूसरा कंटेनर मेरे पास में ये है। अब आप एक एक चीज को बहुत अच्छे से समझने का यथासंभव प्रयास करेंगे। क्लियर? मैंने कहा कि मेरे पास में यहां पर प्योर ए है, कोई लिक्विड है प्योर ए, और यहां पर प्योर बी है। ये लीजिए, ये भी लिक्विड फेज में है और ये भी
लिक्विड फेज में। डन। इस तरीके से ये मेरे पास में कोई प्योर लिक्विड प्योर ए है और यहां पर ये भी मेरे पास में प्योर बी किसी न किसी लिक्विड स्टेट में। डन। यहां पर सरफेस पर मैं कहता हूं कि मेरे पास में जो पार्टिकल्स अवेलेबल होंगे वो प्योर ए के होंगे, यहां जो पार्टिकल्स अवेलेबल होंगे वो प्योर बी के होंगे। क्लियर है? तो देखिए यहां पर ये प्योर ए के पार्टिकल्स हैं और यहां पर ये प्योर बी के पार्टिकल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्लियर है? और मैं ही कह रहा हूं कि बोथ आर वोलेटाइल। अगर ये वोलेटाइल हैं तो डेफिनेटली ये यहां से इस तरीके से एवोपरेट होंगे। ये लीजिए, ये सारे के सारे ए के पार्टिकल एवोपरेट हो रहे हैं। इसी तरीके से अगर मैं इनकी बात करूं तो ये लीजिए, ये सारे बी के पार्टिकल्स एवोपरेट हो रहे हैं। पहले एवोपरेशन की रेट अच्छी है, बाद में एवोपरेशन की रेट कुछ कम हो जाती है और मैं ये कहूं कि अब इनके बीच में इस तरीके से एक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है। क्या मेंटेन हो जाता है? एक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है। ये लीजिए, और इस तरीके से ये इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया है। जैसे ही इक्विलिब्रियम मेंटेन हुआ, यू नो कि यहां पर ये सारे जो पार्टिकल्स हैं वो ए के हैं और ए के किस फेज में? वेपर। क्लियर है? यहां पर जितने भी बी के पार्टिकल्स हैं बेटा वो सारे किस में हैं? वेपर में। तो लिक्विड बी के प्योर सॉल्वेंट के जरिए जो वेपर प्रेशर इकट्ठा होगा प्योर का, उसको मैं कहूंगा पी नॉट बी। और यहां पर जो वेपर प्रेशर पूरा जनरेट हो रहा होगा मैं उसको कहूंगा पी नॉट ए, खाली प्योर सॉल्वेंट के जरिए। क्लियर है बेटा? यहां तक बात समझ में आ गई? क्लियर है ना? और मैं ये कह देता हूं कि इसके जो मोल है वो Na है और इसका जो मोल फ्रैक्शन है, जैसा मैंने पीछे आपको बताया, Xa। इसका मोल फ्रैक्शन Xb और मोल Nb है। ये लीजिए, अब मैं ये मानता हूं इन दोनों में से कि पहला स्टेटमेंट जो मेरा बनता है वो ये बनता है, ये मान लीजिए कि दोनों ही वॉलेटाइल हैं लेकिन दोनों में से एक ज्यादा वॉलेटाइल कैरेक्टर रखता है। सपोज ये मेरे पास में वाटर है और ये मेरे पास में अल्कोहल है, तो अल्कोहल इज मोर वॉलेटाइल देन वाटर। रीजन? हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिखा के आ चुका हूं। क्लियर है? तो मैं कहता हूं कि लेट आरिवासन लेट A is more volatile, A is more volatile than B। ये लीजिए, than B। ठीक है ना? A ज्यादा वॉलेटाइल है किससे बेटा? B से ज्यादा वॉलेटाइल है। तो 101% मेरे पास ही कंसेप्ट बनता है कि P नॉट A इज ग्रेटर देन P नॉट B। जो वेपर प्रेशर होगा A का वो ज्यादा होगा डेफिनेटली किससे? बी से ज्यादा होगा, क्योंकि मैं यहां क्या कह रहा हूं, ये ज्यादा है। ठीक है? आइए अब मैं यहां पर आपके लिए तीसरा कंटेनर डेवलप कर रहा हूं और मैं ये कह रहा हूं कि इस तीसरे कंटेनर के अंदर हुआ क्या है कि यहां से ए के प्योर सॉल्वेंट को भी मिला लिया और यहां से बी के भी प्योर सॉल्वेंट को मैंने इसमें मिला लिया है। अब मेरे पास में जो यहां पर सॉल्यूशन आया, ये लीजिए, इस तरीके से जो ये सॉल्यूशन डेवलप हुआ है। क्लियर है? ये मेरे पास में क्या है? ये मेरे पास में सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन में अब यहां पर ये लीजिए, इस तरीके से जो पार्टिकल्स अवेलेबल हैं वो ए के भी हैं और बी के भी है। ये बी और ये बी लीजिए,
अब हुआ क्या होगा कि यहां पर ये वेपर फेज में आए होंगे, बोथ आर इन वेपर फेज, क्लियर है। तो कंटेनर में अब यहां पर ए के पार्टिकल्स भी और बी के पार्टिकल्स भी दोनों के दोनों ही एडजस्ट कर रहे हैं। अब ये बी के पार्टिकल भी इस तरीके से कंटेनर की वॉल पर टकराएंगे, ए के पार्टिकल्स भी कंटेनर की वॉल पर टकराएंगे और कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। पर्टिकुलर समय पर मैं ये कहूं कि इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम स्टेट मेंटेन हो जाएगी। क्लियर है बेटा। तो मैं ये कहूंगा कि एट द टाइम मेरे पास में ये लिक्विड फेज में है और ये वेपर फेज में है। क्लियर है बेटा। इक्विलिब्रियम आ गया है कब? जब ये दोनों कंटेनर की वॉल से टकरा रहे हैं और कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। तो क्या जो ये प्रेशर एक्सर्ट करेंगे व्हेन बोथ आर इक्विलिब्रियम, क्या यही वेपर प्रेशर कहलाएगा? क्या वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कहलाएगा क्या? और ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को मैं यहां रिप्रेजेंट करूंगा पीटी से। रीजन, क्योंकि ये मेरे पास में टोटल प्रेशर होगा। आ रही है बात समझ? क्यों होगा? क्योंकि ए पार्शियल प्रेशर लगा रहा होगा, इंडिविजुअल का जो प्रेशर लग रहा होगा, बी का भी पार्शियल प्रेशर लग रहा होगा। और डाल्टन के लॉ से आप जानते हैं किसी भी कंटेनर के अंदर अगर इमिसिबल मिक्सेस ऑफ गैसेस होती हैं, आ रही बात समझ? तो जो कंटेनर का टोटल प्रेशर होता है वो उन दोनों गैसेस या हम ये कहें उन कंपोनेंट का सम होता है। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर आ रही है? बात समझ में? तो अब अगर मैंने इसको वेपर प्रेशर को पीटी ले लिया है, किसके? सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को अगर मैंने पीटी ले लिया है, पी टोटल, पीटी का मतलब पी टोटल, बात समझ में आ रही है? तो अगर मैंने वेपर प्रेशर को पी टोटल ले लिया है बेटा, तो समझने की कोशिश करना, हम ये कह करके आए हैं कि पी नॉट ए इज ग्रेटर देन पी टोटल और पी टोटल इज ग्रेटर देन पी नॉट बी। सबसे पहले तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए थी। क्लियर है क्या? तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस कंटेनर के अंदर मेरे पास में पी जो टोटल है वो हमेशा ज्यादा होगा किससे? पी नॉट बी से। लेकिन पी टोटल जो होगा वो लेस देन होगा पी नॉट ए से। रीजन, हमने मान लिया है कि ए इज मोर वोलेटाइल देन बी। बोलिए, यहां तक इस डाउट, इस क्वेश्चन का जो एक डायग्रामेटिक फॉर्म था केस सेकंड का, जिसको मैं आपको प्रॉपर वे में इस डायग्राम से एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं, क्या वो आपके मेरी बात बड़े अच्छे से समझ में आ गई क्या बेटा? ये लीजिए, अब हम इसके ऊपर बहुत अच्छे से थ्योरेटिकली समझना स्टार्ट करते हैं। यहां तक मेरी बात क्लियर है? चलिए, अगर मेरी बात क्लियर है तो अब आप ये समझिए, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, मैं ये कह रहा हूं अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, पीपी, पीपी मतलब पार्शियल प्रेशर। मैं ये कहता हूं कि जो इस कंटेनर में मेरे पास में टोटल प्रेशर है पीटी, वो दोनों का सम होगा पीए प्लस पीबी का। यस या नो? अगर दोनों का सम है तो मैं यहां पर ये कहूंगा कि पी ए क्या है बेटा? वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन सॉल्यूशन। मैं यहां पर पी ए क्या कहूंगा कि वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन सॉल्यूशन। बोलो, बात समझ में आ रही? जो सॉल्यूशन में कंपोनेंट ए के जरिए वेपर प्रेशर जनरेट हो रहा है वो है। इसी तरीके से अगर मैं पी बी की बात करूं तो वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इन सॉल्यूशन। ये लीजिए, ये चीज अब आपको समझ में आनी चाहिए। क्लियर है? और आप इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो राउल्ट हमें कह के गया था
राउल्ट की डेफिनेशन ये थी कि किसी भी कंटेनर में जितने भी वोलेटाइल कंपोनेंट होते हैं उनका पार्शियल प्रेशर, दैट मींस वेपर प्रेशर, उनकी मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो मैं ये कह दूं यहां पर कि साहब जो पी ए है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्स ए के, इसी तरीके से पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्स बी के। क्लियर है? क्यों होगा ये आपको बड़ा अच्छे से समझ में आता है। तो मैं ये कह रहा हूं, बड़ा ध्यान से समझना कि इसी चीज को मैं राउल्ट के लॉ से ये लिख रहा हूं कि पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। कहां से ले आया? इस प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को हटा रहा हूं तो पी नॉट ए लगा रहा हूं, वैसे लगा था के लेकिन मैंने प्रूफ करके बता दिया था। इसी तरीके से अगर मैं पीबी की बात कर लेता हूं दैट इज पी नॉट बी और ये एक्स बी बन जाएगा। तो पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। ये मेरे पास में इक्वेशन नंबर 1 बन जाती है और ये इक्वेशन नंबर 2 बन जाती है। बड़ा ध्यान से देखें आप, तो क्या ये इक्वेशन आपको y इज इक्वल टू एम एक्स की तरह नजर आ रही है? क्या ये इक्वेशन भी y इज इक्वल टू एम एक्स की तरह नजर आ रही है? तो अगर मैं इन इक्वेशंस को लूं और एक ग्राफ प्लॉट करूं पी नॉट ए वर्सेस मोल फ्रैक्शन के बीच में, तो क्या ये ओरिजिन से पास होने वाली लाइन होगी और जो इसका स्लोप होगा क्या वो पी नॉट ए होगा क्या? इसी तरीके से अगर मैं इसका भी ग्राफ प्लॉट करूं पी नॉट बी वर्सेस मोल फ्रैक्शन के बीच में, क्लियर है बेटा? तो यहां से भी एक स्ट्रेट लाइन से पास होने वाली इक्वेशन आएगी जो कि मेरे पास में क्या होगी? पी नॉट बी, जिसका कि स्लोप होगा। बोलो यहां तक मेरी बात क्लियर है क्या? अगर ये मेरी बात क्लियर है तो फिर मैं आपसे आगे डील करता हूं और कहता हूं कि अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ फॉर सॉल्यूशन, ये लीजिए, अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ फॉर सॉल्यूशन, क्या कहना चाहता है हमें राउल्ट? वो कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये सारा काम जो मैं कर रहा हूं वो पर्टिकुलर किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर कर रहा हूं, तो मैं क्या कहूंगा? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये लीजिए टी फॉर टेम्परेचर। At constant temperature, the partial vapor pressure, the partial vapor pressure, the partial vapor pressure किसका बेटा? Of each volatile component, of each volatile कंपोनेंट, ईच, भाई एक सॉल्यूशन में तो मैंने 2 ही लिए, हो सकते हैं वो ज्यादा हो, तो हम तो फॉर्मूला सबके लिए बना रहे हैं। आ रही बात समझ? द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, ऑफ द सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मैं सिंबल काम में ले रहा हूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, किसके बेटा? टू द मोल फ्रैक्शन, आगे बात से कौन सा मोल फ्रैक्शन? मोल फ्रैक्शन, आगे बात से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन कर देता हूं मैं इन द सॉल्यूशन, इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। जो भी सॉल्यूशन में मेरे पास में कंपोनेंट है उनके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर है बेटा? तो अब आप समझिए, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर
द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। ये लीजिए और ये लीजिए, मैंने इनको समझा दिया और इससे पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी इक्वेशन नंबर 2 आ गई है और मेरे पास में ये मेजर इक्वेशन ए है। अब पी ए और पी नॉट बी की वैल्यू को डाल्टन के लॉ के अंदर अगर मैं रख दूं तो क्या मुझे सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर मिल जाएगा क्या? ये लीजिए, अब मैं यहां पर पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी और एक्स बी लिख सकता हूं क्या? ध्यान रखना, ये इक्वेशन मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लीजिए, इसको मैं कह देता हूं नंबर 3 और हमेशा जब भी कभी मैं किसी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैलकुलेट करूंगा तो इस फॉर्मूले को लगा के हुए दो वोलेटाइल कंपोनेंट के बीच में वेपर प्रेशर को कैलकुलेट करूंगा। याद रखिएगा, अब मैं सारी चीजें इसी फॉर्मूले से आगे डिराइव करूंगा। यहां तक बात समझ में आ गई बेटा सिद्धार्थ? बहुत छोटी छोटी चीजों को बहुत स्लो तरीके से मैंने आप लोगों को समझाया है। डन है? चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे अब हम ये देखते हैं कि मैंने ये कहा कि P टोटल इज इक्वल टू P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी। ये मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट X का, ये मोल कंपोनेंट मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B का। और आप इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि एक्स ए प्लस एक्स बी विल इक्वल टू 1। क्या होता है बेटा? 1 होता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी और एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए। हमें इससे जो ग्राफ प्लॉट करना है, हमें वहां तक पहुंचना है। तो P टोटल इज इक्वल टू P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी और 1 माइनस एक्स ए। क्या लिख सकता हूं? मेरी बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से अगर मैं यहां पर भी आपसे डिस्कशन करूं तो क्या मैं इसको P टोटल इज इक्वल टू P नॉट ए 1 माइनस एक्स बी, आ रही है बात समझ में, प्लस P नॉट बी एक्स बी लिख सकता हूं क्या? तो P टोटल विल इक्वल टू P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी माइनस P नॉट बी एक्स ए लिख देता हूं। बात समझ में आ रही है? अब मैं इनको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेता हूं। यहां पर भी एक्स है और एक्स है यहां पर भी है। तो P टोटल इज इक्वल टू P नॉट बी प्लस एक्स ए अगर बाहर निकाल लेता हूं तो P नॉट ए माइनस P नॉट बी। ये लीजिए, ये दूसरा एक फॉर्मूला और जनरेट हो गया है। क्लियर है? इसी तरीके से अगर P टोटल इज इक्वल टू P नॉट ए माइनस का P नॉट ए एक्स बी प्लस P नॉट बी एक्स बी अगर मैं ले लूं तो P टोटल इज इक्वल टू P नॉट ए, आ रही है बात समझ में, और प्लस लगा देता हूं, एक्स बी बाहर लेता हूं तो P नॉट बी माइनस का P नॉट ए। ये आपको दूसरा फॉर्मूला देखने को मिलता है। तो बेटा पेपर में कभी कभी यही एक्सप्रेशन आपसे डिस्कस कर लिए जाते हैं, दैट मीन्स पूछ लिए जाते हैं। तो ये दोनों एक्सप्रेशन आपको समझ में आने चाहिए। अब ये फॉर्मूला हमें कब काम में लेना है? लोग बेटा, अगर आपको किसी एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन दिए जाएं और टोटल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पूछ रहा हो तो आप ये काम में लेकर के फॉर्मूला डायरेक्ट न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। इससे करें चाहे इससे करें। बोलो, पहले दोनों के बीच का रिलेशन आपको अच्छे से बिल्कुल क्लियर हो गया। अब आप एक बात को देखिए, मैं ये कहूं कि y इज इक्वल टू mx प्लस सी टाइप की आपको यहां पर एक इक्वेशन
बनती हुई नजर आ रही है। और यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप की एक इक्वेशन नजर आ रही है। अगर मैं यहां पर ग्राफ प्लॉट कर लूं तो बड़ा ध्यान से देखिएगा, ये मेरे पास में पी टोटल है और ये मेरे पास में मोल फ्रैक्शन है। इसके बीच में मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं और आप देखिए कि मेरे पास में यहां से ये एक थीटा एंगल कंसीडर हो रहा होगा और ये मेरे पास में इंटरसेक्शन पॉइंट पी नॉट बी होगा और इसका जो स्लोप होगा वो पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। इसी तरीके से मैं उधर भी एक ग्राफ प्लॉट कर सकता हूं। बात समझ आ गई बेटा? बोलिए, क्या ये पॉइंट टू द पॉइंट आपको क्लियर है? अगर ये टू द पॉइंट आपको क्लियर है और आप इस बात को भली भांति जानते हैं कि पी नॉट ए इज ग्रेटर देन पी टी इज ग्रेटर देन पी नॉट बी, हमने पहले ही इस बात को लिख दिया है कि जो ए है वो ज्यादा वॉलेटाइल कैरेक्टर रखता है। किससे बेटा? बी से। तो ए इज ए, ठीक है ना? चलिए, अब इस पूरी चीज को मैं आपको एक जर्नल ग्राफ से रिप्रेजेंट करके बता रहा हूं। तो आप देखिएगा, यहां पर मैं दो ग्राफ एक साथ जनरेट करने जा रहा हूं। पहले आप इन दो ग्राफों को बड़े अच्छे से समझ लेना। क्लियर है? अब ये दो ग्राफ कौन से हैं, आप इन चीज को समझिए। आइए पहले मैं आपके लिए ग्राफ प्लॉट कर देता हूं। ये लीजिए, ये मेरे पास में एक बॉक्स है। मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन के बीच में। मैं यहां पर ले रहा हूं एक्स ए, यहां पर ले रहा हूं एक्स बी, अगेन यहां पर ले रहा हूं एक्स ए और यहां ले रहा हूं एक्स बी। बड़ा ध्यान से अब आप लोग इस चीज को समझिएगा। अगर एक्स ए की वैल्यू को मैं 0 ले लेता हूं और यहां एक्स ए की वैल्यू को 1 ले लेता हूं, यहां एक्स बी की वैल्यू को 1 ले लेता हूं और यहां एक्स बी की वैल्यू को मैं 0 ले लेता हूं। मेरी बात समझ आ रही है बेटा? तो अब बड़ा ध्यान से देखिए, आपने इक्वेशन 3 बनाई थी। मैं उन तीनों इक्वेशनों को यहां पर लिख लेता हूं। पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, क्लियर है? और पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। तीसरी इक्वेशन थी पी टोटल इज इक्वल टू पी ए पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ये लीजिए, ये तीन इक्वेशन आपको दिख रही है। बड़ा ध्यान से देखिए, जैसे ही मैं एक्स ए की वैल्यू को 0 रखता हूं तो क्या ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी? ये लीजिए, तो ये पॉइंट हो गया मेरा 0 का। जैसे ही मैं एक्स ए की वैल्यू को चलता चलता 1 रख देता हूं, 1 रख दिया तो पी ए ही मेरे पास में बन जाता है पी नॉट ए। तो क्या पी नॉट ए मेरे को कहीं यहां पर दिखेगा क्या? ये लीजिए, ये पॉइंट हो गया मेरे पास में पी नॉट ए का। बोलो बेटा, बात समझ में आ गई? क्लियर है? अब ये जो पी नॉट ए का ग्राफ मुझे दिख रहा है, तो क्या एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बन गई जो कि ओरिजिन से पास हो रही होगी। तो क्या मैं अब इसको कुछ इस तरीके से आपके लिए रिप्रेजेंट कर सकता हूं क्या? बोलिए, पहली लाइन क्लियर है क्या बेटा? तो ये मेरे पास में जो ग्राफ आया होगा वो ग्राफ बना होगा पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए और एक्स ए का। बोलो, बात समझ में आ गई मिस्टर सिद्धार्थ? चलिए, अब इसी तरीके से अगर मैं एक्स बी को 0 रख रहा हूं तो ये टर्म पूरी 0, पी नॉट बी 0, तो क्या यहां पर 0 देखने को मिलेगा?
और जैसे ही मैं 1 रख देता हूं तो यहां पर मुझे P नॉट B देखने को मिलता है। अब आप कहोगे कि सर P नॉट A को ऊपर क्यों बनाया? इसलिए बनाया बेटा क्योंकि हमने पहले ही क्वेश्चन में लिख दिया था कि P नॉट A इज ग्रेटर देन P नॉट B। यस या नो? तो अगर अब मैं यहां से डिस्कस करूं तो क्या ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, और अब ये ग्राफ मुझे बता रहा होगा PB इज इक्वल टू P नॉट B एक्स B का। क्लियर है? आइए अब मैं आपको ये कह देता हूं कि भाई बड़ा ध्यान से अब आप इस चीज को समझना कि जो ये ग्राफ है मेरे पास में, ये लीजिए, ये ग्राफ आपको बड़ा अच्छे से प्लॉट होते हुए नजर आ रहा है। क्या है ये ग्राफ मुझे टोटल प्रेशर के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है, जो कि इन दोनों का एक मल्टीपल दोनों का एक पॉइंट है। अगर मैंने एक्स ए को 1 रख दिया और एक्स बी को 1 रख दिया तो दोनों पॉइंट्स पर आता है और ये टोटल के बराबर होता है। तो देखिए मैं यहां पर ये कह देता हूं कि बड़ा ध्यान से P टोटल इज इक्वल टू P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी और एक्स बी। ये लीजिए बेटा, क्या राउल्ट के लॉ से आपको बड़ा अच्छे से ये ग्राफ सबसे पहले समझ आया क्या? सारी चीजें इस ग्राफ में है। तो जो सॉल्यूशन राउल्ट के लॉ का फॉलो करते हैं और इस ग्राफ को प्लॉट करते हैं, वो सारे सॉल्यूशन पहली चीज तो आइडियल कहलाते हैं। अब इस ग्राफ में डेविएशन होता है। क्या होता है बेटा? डेविएशन। थोड़ा सा इसको समझ लो, ये डेविएशन किस तरीके से हो रहा है, फिर हम इसी चीज को और आगे लेंगे और आगे जाकर के जब हम आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ेंगे तब मैं आपको ये चीज और समझाऊंगा। मान लीजिए कि ये आपके पास में इस तरीके से ग्राफ प्लॉट हुआ है। डन? और मान लीजिए कि ये भी आपके पास में इस तरीके से ग्राफ प्लॉट हुआ है। यही ग्राफ है ये वाला। लोग बेटा समझना, अगर इस ग्राफ के अंदर अब जो डिसाइडेड वैल्यू है, अगर उससे ये ग्राफ ऐसे ऊपर की तरफ बनने लग जाए, ये लीजिए, क्लियर है बेटा? तो ऐसा ग्राफ इस राउल्ट के लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। ये ग्राफ किसका बना बेटा? ऐसे सॉल्यूशन का जो राउल्ट के लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। तो जो सॉल्यूशन राउल्ट के लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे उनके लिए ग्राफ ये आएगा। कंडीशन सारी वही, ये P नॉट ए होगा, वही ये P नॉट बी होगा, ये एक्स ए एक्स बी, अगेन एक्स ए और ये एक्स बी, ये बराबर 1 होगा, ये बराबर 0, ये बराबर 1, तो ये बराबर 0। तो ऐसा ग्राफ जब बनेगा तो वो राउल्ट के लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। डन? और बेटा अगर ऐसा ग्राफ बनता है तो ऐसा ही ग्राफ में ये देखिए लाइन नीचे की तरफ जा रही है क्या? तो ऐसा ग्राफ राउल्ट के लॉ से क्या शो करेगा? ये P नॉट ए और ये P नॉट बी, ये मेरे पास में एक्स ए, ये मेरे पास में एक्स ए, ये एक्स बी और ये एक्स बी, ये बराबर 0, ये बराबर 1, ये बराबर 1, ये बराबर 0। तो ऐसा ग्राफ इस राउल्ट के लॉ से नेगेटिव डेविएशन को शो करेगा। ये लीजिए, मैं ये कह दूं नेगेटिव डेविएशन शो फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, फ्रॉम राउल्ट लॉ। सबसे पहली चीज आ रही बात समझ में,
और वो क्या कर रहा है, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट लॉ से कौन पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, कौन नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, जिसको अब हम पॉइंट टू पॉइंट सीरियल वाइज पढ़ना स्टार्ट करेंगे। कौन से सॉल्यूशन आइडियल होते हैं, कौन से सॉल्यूशन नॉन आइडियल होते हैं। नॉन आइडियल भी फिर दो तरीके के होते हैं, ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्ट के लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करें और ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्ट के लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करें। तो जो राउल्ट के लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं उनके लिए ग्राफ ऐसा प्लॉट होगा, और जो राउल्ट के लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं उनके लिए ग्राफ ऐसा प्लॉट होगा। सिद्धार्थ बेटा समझ आ गया है यहां तक? तो बेसिक एक राउल्ट के लॉ से जो चीज हमें बनानी थी वो ये है। यहां तक मेरी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब मुद्दा ये है कि किस तरीके से मैं आप लोगों के साथ में इसी चीज को अब आगे बढ़ाता हुआ, ये तो एनसीईआरटी का पैटर्न था, एनसीईआरटी पे मुझे अभी आइडियल नॉन आइडियल पढ़ाना है, लेकिन उससे पहले न्यूमेरिकल अप्रोच को डेवलप करने के लिए अब मैं आपसे कुछ चीजें डिस्कस कर रहा हूं। वो कुछ चीजें क्या है, हम थोड़ा सा बैक में आते हैं और बैक पिक्चर को समझते हैं। ये मेरे पास में ए बी सारी चीजें एग्जिस्ट कर रही है। अब बेटा यहां पर तो ए और बी दोनों के दोनों वेपर में आ गए। अब ए की वेपर भी काम कर रही है और बी की वेपर भी यहां पर है। तो वेपर फेज में अब इसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा, ये भी तो हमसे कैलकुलेशन करवाई जा सकती है। तो आइए अब हम थोड़ा सा पार्ट जेई टाइप का आगे देखते हैं और नीट का पार्ट देखते हैं। एनसीईआरटी में यह चीज स्पेशली मेंशन है, वो कहता है कि कंपोजिशन ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल देता है। तो अब मैं पहले आपको उस और लेकर के जाता हूं ताकि क्वेश्चनों को हम एक साथ मिक्स करके बड़े अच्छे से स्टडी कर सके। ये लीजिए, चलूं आगे। तो देखिए अब मैं यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं और मैं टॉपिक बनाता हूं डिटर्मिनेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। मेरा टॉपिक क्या है, डिटर्मिनेशन। ये लीजिए, डिटर्मिनेशन of mole fraction in vapor phase, of mole fraction in vapor phase। पीछे तो अपनी सारी कहानी राउल्ट किया गया और यहां से डाल्टन साहब ने अपनी कहानी कही थी कि भाई कंपोनेंट ए जो है वो वेपर फेज में आया, कंटेनर से टकराया, कुछ ना कुछ पार्शियल प्रेशर डेवलप किया। इसी तरीके से बी भी कंटेनर की वॉल से टकराया होगा और कुछ ना कुछ पार्शियल प्रेशर बी को डेवलप कर रहा होगा। दोनों ही आपस में इनमिसिएबल है। तो 100% इस कंटेनर में जो भी वेपर प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होगा उसका जो सम होगा इन दोनों के पार्शियल प्रेशर सम के बराबर होगा। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, आइए थोड़ा सा अब हम उसको समझ लेते हैं। क्लियर है बेटा? ये लीजिए, ये हमारा सबसे पहले तो टॉपिक तैयार हुआ। अब ये जो टॉपिक है इसी के ऊपर हम आगे डिस्कशन करेंगे। लीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये मेरा टॉपिक बिल्कुल रेडी है। अब आप देखिए कि मेरे पास में, लीजिए सर, ये कंटेनर था डन, और इस कंटेनर में मेरे पास में इस तरीके से, ये लीजिए, ये लिक्विड था। क्लियर है? लिक्विड मतलब सॉल्यूशन प्रिपेयर था। अब ये सॉल्यूशन जो मेरे पास में है ये तो ए और बी दोनों का है। क्लियर है? सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है। तो लुक, यहां पर ये ए, ये बी, फिर ये ए, फिर ये बी, फिर ये ए, ये लीजिए। क्लियर है बेटा?
अब हुआ क्या, ये भी वेपर फेज में आया, ये लीजिए, ये भी वेपर फेज में, ये भी वेपर फेज में। अब ये सारे के सारे किस में आ रहे हैं, वेपर फेज में आ रहे हैं। जैसे ही ये वेपर फेज में आए तो बेटा यहां पर ए की भी वेपर इकट्ठी होगी और बी की भी वेपर इकट्ठी होगी। ये लीजिए, ये क्या है बेटा, लिक्विड। कौन सा, ए और बी दोनों के कॉम्बिनेशन से जो सॉल्यूशन डेवलप हुआ था वो। अब मैं आपसे ये डिस्कस कर रहा हूं कि जो मेरे पास में है ऊपर, ये क्या है बेटा, वेपर। और अब इन दोनों के बीच में मैं ये कह रहा हूं कि इस तरीके से इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया होगा। क्या हो गया होगा, इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया होगा। आ रही है बात समझ में। तो अब ये मेरे पास में जो वेपर फेज है, इस वेपर फेज में कंपोनेंट ए के मोल फ्रैक्शन क्या होंगे और कंपोनेंट बी के मोल फ्रैक्शन क्या होंगे, ये कैलकुलेशन आपसे करवाई जाएगी एज ए न्यूमेरिकल फॉर्मुलेशन में। बात समझ में आ रही है। इसी के ऊपर वो आपको न्यूमेरिकल्स बना के देगा। तो आइए पहले मैं आपसे कुछ चीजें डिस्कस कर लेता हूं, थोड़ा सा इनको हम समझ लेते हैं। आ रही है बात समझ में, देखिए और थोड़ा सा इन चीजों को समझिए। मैंने ये कहा कि इस ए का लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन एक्स ए है, इसका एक्स बी है। किसमें बेटा, इस लिक्विड फेज में इसका मोल फ्रैक्शन एक्स ए है और इसका मोल फ्रैक्शन एक्स बी है। डन। तो दोनों के मोल फ्रैक्शन को अब मैं प्रॉपरली कैलकुलेट करूंगा। बात समझ में आ रही है। और मैं ये जानता हूं कि इन दोनों का जो सम होगा एक्स ए प्लस एक्स बी ऑलवेज एक होगा, दैट मीन्स यूनिट होगा। आ रही है बात समझ में। अब आप देखिए कि इसका पी नॉट बी जो प्योर सॉल्वेंट है और इसका पी नॉट ए जो है वो मुझे क्वेश्चन में गिवन मिलेगा ऑलवेज। आप हमेशा याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन में वो आपको गिवन देगा। आ रही है बात समझ में। अब यहां पर जो मेरे पास में इक्विलिब्रियम मेंटेन हुआ है तो मैं ये कह देता हूं भाई, आप ये समझना कि जो मेरे पास में ये एक्स डैश ए ले रहा हूं और एक्स डैश ए को मैं वाई ए भी कह सकता हूं और यहां पर एक्स डैश बी ले रहा हूं जिसको मैं वाई बी भी कह सकता हूं। बोले सर ये एक्स डैश क्यों लिया, अरे भैया वेपर फेज में कंपोनेंट ए के मोल फ्रैक्शन को एक्स डैश ए से दिखा रहा हूं, इसी तरीके से कंपोनेंट बी के मोल फ्रैक्शन अगर वेपर फेज में है तो मैं उनको एक्स बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो मैं एक्स बी लिखूं या एक्स डैश ए लिखूं या वाई ए लिखूं, आपको समझ में आना चाहिए। तो मैं ये कहूंगा कि ये क्या चीज है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज। ये लीजिए, इसी तरीके से इसको भी मैं लिखूंगा ऑफ बी इन वेपर फेज। बात समझ में आ गई। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज और एक्स बी क्या है मेरे पास में, मोल फ्रैक्शन ऑफ, आ रही है बात समझ में। और आप ये जानते हो कि एक्स डैश ए प्लस एक्स डैश बी का सम भी 1 के इक्वल होगा। यस या नो। मोल फ्रैक्शन चाहे कंपोज वेपर फेज में हो या लिक्विड फेज में हो, इन सबके मोल फ्रैक्शन की वैल्यू ऑलवेज 1 होती है। डन है बेटा। अब मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर जो टोटल प्रेशर पीटी जनरेट हो रहा है वो पीए प्लस पीबी, अरे भाई इन दोनों का सम ही तो है। तो अगर अब मैं इसी चीज को कुछ इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूं, भाई राउल्ट का लॉ भी लग रहा है और डाल्टन का लॉ भी लग रहा है, हाँ या ना। अब इस केस में यहां पर मैं अगर बात करूं
तो P नॉट B इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो बड़े प्यार से क्या, P नॉट B एक्स बी, और यहां लिख सकते हो पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। तो राउल्ट भी लग रहा है और डाल्टन भी लग रहा है, तो राउल्ट और डाल्टन अगर दोनों को मैं मिला लूं तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, क्लियर है क्या बेटा, कि राउल्ट का, डाल्टन का लॉ तो ये कहता है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन, partial pressure will equal to mole fraction into total pressure, जिसको आप लिख के आते थे पी आई इज इक्वल टू एक्स आई इंटू पी टोटल, याद आ गया होगा। तो इस डाल्टन के फॉर्मूले से अपन क्या निकालते हैं, पार्शियल प्रेशर, जबकि ये क्या है, राउल्ट को बता रहा है, ठीक है क्या। तो अगर अब मैं आपसे कंपोनेंट ए के बारे में डिस्कशन करूं, बड़ा ध्यान से इस चीज को समझना। पहले ये बोलो, यहां तक क्लियर है क्या बेटा, यहां तक कोई डाउट सिद्धार्थ? हाँ भाई, कोई डाउट यहां तक? अगर यहां तक डाउट नहीं है तो फिर अब पॉइंट टू पॉइंट चीजों को समझने की कोशिश करना कि मैं आपको कह क्या रहा हूं। चलिए, तो अब आप मुझे बताइए कि अगर मैं इस चीज को लिखूं तो बड़ा ध्यान से समझना कि मेरे पास में जो पार्शियल प्रेशर है वो पी ए है, वो किसके बराबर है, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर के, और मोल फ्रैक्शन कौन सा, वेपर फेज में। तो क्या मैं यहां पर एक्स डैश इंटू पीटी लिख सकता हूं क्या, ये लीजिए इक्वेशन नंबर 1 बन गई, क्लियर है। और इसी तरीके से अगर मैं अभी यहां पर इस एक्स डैश ए को निकालू, एक्स डैश क्या है ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो देखिए क्या मैं यहां पर पी ए अपॉन पीटी लिखूंगा क्या, बोलो ना यार। और बड़ा ध्यान से देखो कि यहां पर जो पी ए है वो मेरे पास में क्या है, पी नॉट ए एक्स ए, और यहां पर पी टोटल क्या है, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, हाँ या ना। इसी तरीके से अगर मैं पी बी पर डिस्कस करूं तो एक्स डैश बी इंटू पी टोटल, और यहां से बात करूं तो मोल फ्रैक्शन of B in vapor phase will equal to partial pressure of B upon P total। तो ये लीजिए P नॉट B एक्स B upon P नॉट A एक्स A प्लस P नॉट B एक्स B, ये लीजिए। पहले तो ये दो चीजें मैं समझता हूं कि आपके अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ये मेरे पास में इक्वेशन नंबर 1 और ये मेरे पास में इक्वेशन नंबर 2, क्लियर है बेटा। देखिए और समझिए ना यार कि ये जो आपके पास में एक्स ए आया है, ये एक्स ए क्या है, वेपर प्रेशर, आ रही है बात से, या मैं कहूं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज। और इसी तरीके से ये देखिए एक्स डैश बी, ये एक्स डैश बी क्या आया है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज। बोलो बात समझ में आ गई, ये दोनों की दोनों। तो क्या अब आप मुझे एक बात बताओ ना, क्वेश्चन में आपको वेपर फेज पूछेगा तो यहां से निकाल लोगे, इसके लिए आपको पी ए की कैलकुलेशन और पी टी की कैलकुलेशन निकालनी पड़ेगी, तो आप वेपर फेज में निकाल सकते हो। मेरा तो क्वेश्चन ये है बेटा, थोड़ा सा सोचना, वो आपको वेपर प्रेशर मतलब वेपर फेज में तो मोल फ्रैक्शन दे और लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन पूछ ले, फिर क्या करेंगे, हाँ या ना, बोलो। तो बड़ा ध्यान से अब आप इस चीज को सिर्फ इतने से पोर्शन में समझना
और ओज पोज मत कर लेना कि कहीं मिक्सिंग कर लो माइंड के अंदर कि ये चीज ऐसी थी। क्लियर है क्या बेटा? इसीलिए मैं यहां पर अलग से बॉक्स बनाता हुआ इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए मैंने क्या कहा, अगर वो आपसे पूछ ले एक्स ए तो एक्स ए क्या होगा, और एक्स बी पूछ ले तो एक्स ए और एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज, और आपको डाटा दिया जाए वेपर फेज का, तो आप क्या करोगे? आप कहोगे कि साहब एक्स ए का मतलब हो गया एक्स डैश इंटू पी टोटल अपॉन पी नॉट ए। बोलो ये मेरी बात समझ में आई क्या कि ये फॉर्मूला मैंने कैसे लिख लिया? इसी तरीके से अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई एक्स बी क्या होगा, तो नो डाउट आप कहेंगे ये एक्स डैश ए है, एक्स डैश बी इंटू पी टोटल अपॉन पी नॉट बी। ये लीजिए कि मैं इन दोनों की हेल्प से ये चीज कैलकुलेट कर सकता हूं। अब आप पूछेंगे कि ये फॉर्मूला सर आया कहां से? हाँ आया ना? तो बड़ा ध्यान से देखिए, ये आपके पास में अगर आपने लिखा था पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, क्लियर है क्या, प्लस पी नॉट बी और एक्स बी अगर आपके पास में है, तो अगर मैं अभी भी निकाल के लाया था कि पी ए इज इक्वल टू, ये लीजिए पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए और एक्स ए, तो एक्स ए इज इक्वल टू क्या आ गया, पी ए अपॉन पी नॉट ए, और पी ए मेरे पास में क्या है, ये लाना यार पी ए। आराम से देखो कि पी ए क्या है, एक्स डैश इंटू पी टोटल। बोलो बात समझ आई क्या? तो अब आप मुझे ये बताओ ना कि अगर मैं इन दोनों को वेपर फेज में इसके बराबर रख देता हूं। आइए नेक्स्ट, मैंने क्या कहा पहले ये बताओ सिद्धार्थ जी, क्या ये चीजें आपको समझ आने लगी क्या? ये फॉर्मूले जो ड्राइव हो रहे हैं ये धीरे धीरे से माइंड में आने लग गए हैं ना, और आने लग गए हैं तो अब आपको और भी इंटरेस्ट आने लगेगा। कैसे आने लगेगा? मैंने ये कहा कि साहब एक्स ए प्लस एक्स बी 1 होता है, डन। और इसी तरीके से आप इस बात को जानते हैं कि एक्स डैश ए और एक्स डैश बी भी 1 होता है। तो अभी अभी आपने इसका फॉर्मूला लिखा है और इसका फॉर्मूला लिखा है। आपने लिखा है एक्स डैश ए इंटू पी टोटल अपॉन पी नॉट ए, प्लस इसका लिखा है एक्स डैश बी इंटू पी टोटल अपॉन पी नॉट बी। हाँ या ना? तो अब मुझे एक बात बताइए आप बड़े अच्छे से, और ये फार्मूला क्या 1 के बराबर है क्या? तो मैं अब यहां से पी नॉट ए और पी नॉट बी को अगर अलग अलग कर लूं तो ध्यान से देखिएगा, क्या एक्स डैश ए अपॉन पी नॉट ए प्लस एक्स डैश बी अपॉन पी नॉट बी, और यहां से पीटी कॉमन निकल जाता और उधर ले जाऊं तो क्या ये 1 अपॉन पीटी। अरे ये लीजिए, ये जुगाड़ तैयार हो गया है क्या? हाँ या ना? बहुत अच्छे से इसको समझ लो कि ये मेरे पास में एक इक्वेशन नंबर 3 तैयार हो गई है, जिससे मैं वेपर फेज की कंपोजिशन को बहुत आराम से न्यूमेरिकल्स के दौरान सॉल्व कर लूंगा। बोलो भाई यहां तक मेरी बात अच्छे से क्लियर हो गई है क्या? अब आइए इसके ऊपर जेई ने जो आज तक ग्राफ पूछे हैं, पहले वो मैं आपको ग्राफ से रूबरू करा दूं। दैट मीन्स उन पर्टिकुलर ग्राफ पर मैं आपके साथ में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेता हूं। आ रही है बात समझ में? देखिए मैं आपको क्या कह रहा हूं, थोड़ा सा आप इस चीज को समझना। ये चीज मैंने आपको समझाई है, साइड में लिख देता हूं, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें अब यहाँ पर आपके साथ में जो डिस्कस कर रहा हूं वो वास्तव में इंटरेस्टेड है। मैंने आपसे ये कहा जनाब जो एक्स डैश ए है मेरे पास में, जो एक्स डैश ए है, आइए थोड़ा सा पीछे। आप पूछोगे सर एक्स डैश ये रहा, पी ए अपॉन पी टोटल है। इसी तरीके से एक्स डैश बी क्या है, पी बी अपॉन पी टोटल है। तो लुक
एक्स डैश ए मेरे पास में जो है वो है पी ए अपॉन पी टोटल। इसी तरीके से क्या मैं इसको पी नॉट ए एक्स ए अपॉन पी नॉट ए एक्स ए प्लस 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 पी नॉट बी एक्स बी लिख सकता हूं ना? अगर मैं इस चीज को लिख सकता हूं तो मेरे यार क्या मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूं? ये लीजिए, क्या मैं इसको 1 अपॉन एक्स डैश ए लिख सकता हूं? क्या रेसिप्रोकल तो यही होगा। तो जैसे इसको रेसिप्रोकल लूंगा तो क्या ये पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी अपॉन पी नॉट ए और एक्स ए कुछ इस तरीके से रेसिप्रोकल लेते ही बन जाएगा। और अगर मैं इसको और सॉल्व कर लूं तो एक्स डैश ए इजिकल टू 1 प्लस पी नॉट बी एक्स बी अपॉन पी नॉट ए और एक्स ए। ये लो, क्या ये चीज ये बन जाएगी क्या? हाँ या ना? एक एक्स बी है और एक एक्स ए है। अब मैं इस पूरी चीज को या तो एक्स ए की टर्म में ले आऊं या एक्स बी की टर्म में ले आऊं। तो आप जानते हैं कि एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए होता है। तो मैं अब इस पूरी चीज को एक ही टर्म में लेकर के आ रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि 1 अपॉन एक्स डैश ए इज इक्वल टू 1 प्लस पी नॉट बी और ये लीजिए 1 माइनस एक्स ए अपॉन पी नॉट ए एक्स ए। ओहो, इंटरेस्टेड टॉपिक बना, कमाल की बात। अब ये देखना कि मैं अगर इसको ओपन कर लूं तो क्या मैं इसको अब यहां पर लिख देता हूं 1 अपॉन एक्स डैश ए इज इक्वल टू 1 अपॉन पी नॉट ए एक्स ए प्लस देखिए पी नॉट बी अपॉन पी नॉट ए एक्स ए माइनस पी नॉट बी एक्स ए अपॉन पी नॉट ए एक्स ए। क्या ये ओपन करने के बाद एक इक्वेशन मिलेगी क्या? हाँ या ना? अरे बोलो रे भाई, क्या ये एक इक्वेशन मिलेगी क्या? और मिलेगी तो देखो पूरा फॉर्मेट अब एक्स ए और एक्स ए को कैंसिल आउट कर दूंगा। पूरा फॉर्मेट मुझे मिल गया है। तो बड़ा ध्यान से देखो कि 1 अपॉन एक्स डैश ए इज इक्वल टू, अब इस पूरी चीज को देखना कि आपके पास में ये भी है और ये भी है। ये सिर्फ मेरे पास में पी नॉट बी और पी नॉट ए है। तो क्या मैं अब कोई और चीज भी साथ में कर सकता हूं क्या? क्या मैंने किसी चीज को छेड़ा है या किसी चीज के अंदर कोई डिस्टरबेंस किया है? बोलिए बेटा। यहां तक अगर क्लियर है तो फिर टॉपिक बड़ा इंटरेस्टेड आपको भी लगेगा और मुझे भी लगेगा। क्लियर है? मैं काम करता हूं, मैं ऐसा क्यों करूं कि मैं इसके नीचे भी लेके आऊं इस पॉइंट को। मैं यहां पर सिर्फ 1 ही रहने देता हूं ना, ये 1 अलग और इसको मैंने सॉल्व कर लिया। डन। तो अब मैं यहां पर एक काम करता हूं, 1 तो एज इट इज रहने देता हूं, माइनस का इसको मैं लिख लेता हूं पी नॉट बी अपॉन पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी पी नॉट ए और ये लीजिए एक्स ए। ये चीज लिख लो, हाँ या ना? बोलो। या इसको और इजी सॉल्व कर लें तो ग्राफ बनाने में बड़ी आसानी हो जाएगी। एक काम करते हैं, इसको और इजी वे में सॉल्व कर लेते हैं। इस मेथड में क्यों जाए, हम डायरेक्टली y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी की एक इक्वेशन बना लेते हैं। देखिए y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी की इक्वेशन अपन कैसे बनाते हैं। लोग 1 अपॉन एक्स डैश ए 1 प्लस, अब आप देख रहे हो कि आपने क्या कर लिया बेटा, 1 माइनस एक्स ए और ये चीज पूरी कर ली है। ठीक है, तो देखिए इसी चीज को मैं ओपन कर लेता हूं यहां पर 1 अपॉन
एक्स डैश ए इजिकल टू 1 एज इट इज रहने दो, छेड़ो मत। ये लो पी नॉट बी, सबसे पहले क्या लिख रहा हूं बेटा मैं यहां पर पी नॉट बी, और नीचे क्या आ जाएगा पी नॉट ए एक्स ए, तो ये लीजिए पी नॉट ए एक्स ए, फिर माइनस पी नॉट बी एक्स ए, और ये लीजिए पी नॉट ए और एक्स ए। सबसे पहले इस एक्स ए और इस एक्स ए को कैंसिल आउट कर दीजिए। मेरी बात समझ में आ गई? अब बड़ा ध्यान से देखिए कि 1 अपॉन एक्स डैश ए इजिकल टू 1 प्लस, अगर मैं इसमें से 1 अपॉन एक्स ए को बाहर रख लूं तो पी नॉट बी अपॉन पी नॉट ए आएगा, और माइनस का फिर से मुझे ओहो पी नॉट बी अपॉन पी नॉट ए मिलता है क्या? बोलो भाई। तो अब मैं इस पूरी चीज को यहां पर इस तरीके से रीअरेंज करके लिख लेता हूं कि 1 अपॉन एक्स डैश ए विल इक्वल टू 1 माइनस पी नॉट बी अपॉन पी नॉट ए, ये लीजिए, और प्लस 1 अपॉन एक्स ए, ये लीजिए, पी नॉट बी अपॉन पी नॉट ए, ये लीजिए। क्या अब मुझे ये एक इक्वेशन आप बताइए y इज इक्वल टू माइनस, क्लियर है क्या, c प्लस एक्स में नजर आ रही है क्या? और मैं चाहूं तो इसी इक्वेशन को और थोड़ा सा अच्छे से सॉल्व कर सकता हूं। आपको सारी चीजें बड़े आसानी से नजर आ रही होंगी। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं कहना चाह रहा हूं कि 1 अपॉन एक्स डैश ए इक्वल टू पी नॉट ए माइनस का पी नॉट बी अपॉन पी नॉट ए। तो बड़ा ध्यान से देख लो, ये चीज बन गई क्या इससे मल्टीप्लाई कराते ही, प्लस 1 अपॉन एक्स ए, ये लीजिए पी नॉट बी अपॉन पी नॉट ए, ये चीज आपके सामने स्पष्ट है क्या? और यार मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं, मैं इतना समझाना चाहता हूं कि ये y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी की एक इक्वेशन बन चुकी है क्या? तो 101% इसका एक ग्राफ जनरेट होगा, और बेटा इसी ग्राफ के ऊपर जेईई एडवांस में क्वेश्चन पूछा गया है। इतनी चीज पर आपकी कमांड होनी चाहिए, और इसी चीज के ऊपर ग्राफ पूछा गया है। ग्राफ क्या है मैं आपको बता देता हूं, पहले मैं यहां लिख देता हूं इस जगह पर, ये लीजिए कि एक्स बी इजिकल टू 1 माइनस एक्स ए, ये रख दिया है। आइए अब इसके ग्राफ को आप समझिए। मैं यही ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, अगले पेज पे अगर ग्राफ प्लॉट करता हूं तो आपके कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं अगले पेज पे अगला क्वेश्चन उठा लूंगा। तो सबसे पहले जो मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूं वो है 1 अपॉन एक्स डैश ए, ये रहा वाई पर, और एक्स एक्सिस के ऊपर मेरे पास में जो अवेलेबल है वो है 1 अपॉन एक्स ए। बोले सर क्या बकवास है? अरे बकवास का ही तो मजा है। वेपर फेस वर्सेस लिक्विड फेस के मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ प्लॉट हो रहा है भाई, समझो। मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर फेस, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड फेस, इन दोनों के बीच में ये ग्राफ प्लॉट हो रहा है। आर यू गेटिंग माई आइडिया? तो बड़ा ध्यान से देखिए कि क्या ये एक इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया क्या, और यहां से ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकल गई है क्या? क्लियर है? और यहां पर एंगल एक थीटा बना रहा होगा, ये एंगल थीटा, और ये आपके पास में इंटरसेक्शन पॉइंट है। और जनाब ये इंटरसेक्शन पॉइंट पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी अपॉन पी नॉट ए आ रहा है, और जो इस ग्राफ का स्लोप है वो स्लोप आप देखेंगे तो बड़ा ही पी नॉट बी अपॉन पी नॉट ए, ये लीजिए। क्लियर है क्या बेटा? ये स्लोप आपको मिल रहा होगा। तो आप मुझे बताइए
वो आपको कंफ्यूज करे तो जो स्लोप होता है वो tan थीटा होता है। तो tan थीटा इज इक्वल टू पी नॉट बी अपॉन पी नॉट ए। तो क्या आप यहां से लिख सकते हैं क्या थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स पी नॉट बी अपॉन पी नॉट ए। तो क्या आप इससे इस थीटा की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? बोलो यस या नो। तो ये सारा ग्राफ कब ड्रॉ किया है मैंने? जब 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 मेरे पास में ए का वेपर प्रेशर बी से ज्यादा था। हाँ या ना? ए का वेपर प्रेशर बी से ज्यादा है, उस दौरान ये ग्राफ प्लॉट होता है। बोलो जी सिद्धार्थ जी, यहां तक बात क्लियर है क्या? तो फिर मैं आगे बढ़ूं। अगर आप मान लो कि यही चीज, अभी मैं आपको यहां से ट्रिकें सिखाता हूं। बोले सर ये सारी चीज क्या है? ये बहुत ट्रिकी खेल है बेटा। अच्छे अच्छे कंपटीशन क्वेश्चन को पहले तो ये ग्राफ समझ में आ जाने चाहिए। ये एडवांस लायक चीज है। इससे पहले सारी चीजें सिंपल थी, यहां तक जेई का मामला खत्म हो गया था, मेंस का। अब ये एडवांस की कहानी आ गई। वो एडवांस में ऐसे ऐसे फॉर्मूले देकर के आपसे सीधी चीजें पूछता है। ठीक है क्या? आप जैसे ही एडवांस की शीट के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको ऐसे हल्के फुल्के पहले फॉर्मूले मिलेंगे, फिर थोड़ा सा धीरे धीरे लेवल बढ़ता हुआ चला जाएगा। ये तो बहुत हल्का लेवल है। अब धीरे धीरे लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनना स्टार्ट हो जाते हैं। अब इसी का एक केस में दूसरा लेता हूं। मैंने क्या कहा कि एफ, मेरी बात को समझना, P नॉट B इज ग्रेटर देन P नॉट A। मैं मान लेता कि कंपोनेंट B का वेपर प्रेशर कंपोनेंट A से ज्यादा है। हाँ या ना बेटा? अभी तक अपन पूरे के पूरी थ्योरम में ये मानते हुए आए हैं कि कंपोनेंट A का वेपर प्रेशर कंपोनेंट B से ज्यादा है। लेकिन मैं अभी ये कह देता हूं कि मान लो एक क्षण के लिए कि कंपोनेंट B का वेपर प्रेशर कंपोनेंट A से ज्यादा है। अगर ये सिचुएशन है तो क्या अब आपके पास में जो फॉर्मूला होगा, क्लियर है बेटा, वो P नॉट B ग्रेटर देन P नॉट A होगा। और जो आपके पास में जर्नल 1 अपॉन x डैश A इज इक्वल टू, अब जो फॉर्मूला आपने अभी अभी यहां निकाला है, ये देखिए P नॉट A माइनस P नॉट B अपॉन P नॉट A, इस पर कुछ तो फर्क पड़ेगा। अब P नॉट ज्यादा हो गया है और P नॉट A कम हो गया है। अरे हाँ या ना? तो क्या अब बड़े आराम से आप इस बात को समझा सकते हैं क्या कि P नॉट A माइनस P नॉट B अपॉन P नॉट A प्लस, फॉर्मूला तो ये रहा, 1 अपॉन एक्स ए, 1 अपॉन एक्स ए, ये लीजिए P नॉट B अपॉन P नॉट A। अब बड़ा ध्यान से देखो, P नॉट B ज्यादा हो गया और P नॉट A की वैल्यू कम आ गई, तो ये पूरी चीज माइनस में आ गई क्या? अरे ये वैल्यू कम हो गई तो ये माइनस में आ गई क्या? और अब यही इक्वेशन y इज इक्वल टू माइनस mx प्लस c को फॉलो करना स्टार्ट कर देगी क्या? बोलो हाँ या ना? क्लियर है बेटा? तो अगर अब मैं यहां पर तुम्हारे लिए ग्राफ प्लॉट करूं, 1 अपॉन एक्स डैश ए, सॉरी एक्स ए के बीच में, और यहां पर है मेरे पास 1 अपॉन एक्स डैश ए के बीच में, तो बेटा अब ये ग्राफ कुछ इस तरीके से जाता हुआ यूं जाने लग जाएगा क्या? ये लीजिए और थोड़ा सा समझिए। आ रही है बात समझे? अब एक सिंपल सा यहां पर जुगाड़ लगाते हैं। देखिए ट्रिक, आपने निकाला है एक्स डैश ए और मैं कह रहा हूं कि एक्स डैश बी, अगर इन दोनों का रेशियो लिया जाए, अगर इन दोनों का रेशियो लिया जाए तो एक्स डैश ए की वैल्यू आप निकाल के लाए थे
पी नॉट ए एक्स ए अपॉन पी टोटल। पी टोटल का मतलब पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। इसी तरीके से आप निकाल के लाए थे पी नॉट बी एक्स बी अपॉन पी टोटल। तो लुक, पी टोटल से तो पी टोटल कैंसिल आउट हो गया। यहां तक मेरी बात समझ में आई है बेटा? तो बड़ा ध्यान से देखिए। अब अगर आप इस चीज को ऐसे लिख लें, अरे भाई पी नॉट ए एक्स ए, और यहां लिख लें पी नॉट बी एक्स बी। क्लियर है? अब बड़ा ध्यान से देखना, मैं ये कह रहा हूं कि एक्स डैश ए अपॉन एक्स डैश बी विल इक्वल टू पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी आप लिख लो, इनटू एन ए अपॉन एन टी, एन ए अपॉन एन टी। एक्स ए मोल फ्रैक्शन को मोल्स अपॉन टोटल मोल, तो टोटल मोल को मैंने एन टी लिख दिया। इसी तरीके से यहां पर एन बी अपॉन एन टी लिख लूं, तो देखो एन टी से एन टी भी कैंसिल आउट हो गया है। तो अब आप मुझे देख करके ये बताओ कि एक्स डैश ए अपॉन एक्स डैश बी विल इक्वल टू, अरे भाई पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए की जगह कंपोनेंट ए के मोल फ्रैक्शन को अगर मैं मल्टीप्लाई करा दूं किससे बेटा? प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से, तो डायरेक्ट वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन आ जाएंगे क्या? क्यों करूंगा इतनी लंबी कैलकुलेशन? क्यों अपना टाइम खराब करूंगा? हाँ या ना? ये देखिए, इसी तरीके से पी नॉट बी इंटू एन बी, ये लीजिए दूसरा जो कंपोनेंट है, अगर उसके प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा कंपोनेंट बी के मोल से, तो भी मुझे डायरेक्ट क्या मिलेगा? वेपर प्रेशर। किसमें बेटा? वेपर फेज में। बोलो बेटा, क्या अब इन चीजों को डायरेक्टली अपन काम में लेकर के यहां से फॉर्मूला सॉल्व कर सकते हैं क्या? अब तुम सोचो कि अगर दोनों के मोल बराबर दे दिए जाए तो कैंसिल आउट। क्लियर है क्या? इफ मोल ऑफ एन ए एंड बी आर सेम, ऐसे ही बता रहा हूं, तो एक्स डैश ए अपॉन एक्स डैश बी वेल इक्वल टू पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी, वो मोल से मोल कट जाएंगे, और यहां पर भी अगर मैं एन एन बी कर देता हूं तो ये भी कट करके 1 आ जाएगा, तो वेपर प्रेशर ए का और बी का बराबर हो जाएगा। इसलिए इस स्टेटमेंट को नहीं लिख रहा हूं, खाली समझा रहा हूं। बोलो, बात समझ में आ गई? यही तो हमने कहा था कि वेपर फेज के अंदर भी मोल फ्रैक्शन की वैल्यू ऑलवेज 1 ही होती है। बोलो भाई, यहां तक कोई भी चीज समझ में नहीं आई हो मिस्टर सिद्धार्थ तो पूछ सकते हो। अब सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल पोर्शन बाकी रह गया है और इसकी थर्मोडायनामिक्स एक्सप्लेनेशन, तो इसके न्यूमेरिकल्स हम करेंगे। एक इसकी थर्मोडायनामिक एक्सप्लेनेशन मैं और दे देता हूं ताकि ये टॉपिक क्लियर है क्या? अच्छा, थकान हो गई अब? यार मैं नहीं थका, तुम थक गए। मैं तो सोच रहा था 4 बजे तक क्लास ले लूंगा, आज 3:15 ही हुए। चलो एज यू विश, क्योंकि पढ़ना तुमको है। जैसा तुम्हारा मन वैसा ही हम काम करेंगे। आज मैं लेक्चर को यहीं छोड़ रहा हूं। हमारे इसके 12 लेक्चर हो चुके हैं। हमारा टारगेट है कि इस चैप्टर को हम 20 लेक्चर में बाइंड अप कर दें विथ न्यूमेरिकल्स। ठीक है? आ रही है बात समझ में? तो कंप्लीट आज 12 लेक्चर्स में मैं राउल्ट लॉ को समझा चुका हूं। कल हमारा चलेगा कौन सा चैप्टर? कल हम डिस्कशन करेंगे, तो हमारा डिस्कशन पार्ट होगा कौन सा बेटा? पहले तो न्यूमेरिकल्स और फिर उसके बाद में आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, कौन किसको फॉलो कर रहा है कौन नहीं। थोड़ा हिंट मैंने आज दे दिया है। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल की क्लास में। हैव अ गुड डे। ओके, कोई बात नहीं, 2 बार 11 लिख दिया तो उसको सुधार देंगे लेक्चर डेवलप करते समय।